तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आप लोग का जो है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 11th के लिए आप लोग का जो है इकोनॉमिक्स का VVI क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और ये पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी 25 क्वेश्चन देख चुके थे और आज का वीडियो आप लोग का 26 नंबर क्वेश्चन से होने वाला है। 26 से हम लोग 50 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का जो है ये 50 क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। आज मतलब करवा दूंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आज हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आप लोगों को जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और बहुत कोई बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी लाइए, तो आप लोग एक बार मुझे कॉमेंट बता सकते हैं कितने जो है स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के, ताकि मुझे पता चल सके। क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं फिर इसको इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए फिर समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं यदि कम बच्चे होंगे तो फिर मैं इंग्लिश में नहीं लाऊंगा, और ज़्यादा बच्चे बोलेंगे कि हाँ इंग्लिश में भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग का इंग्लिश में भी लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से इंग्लिश में भी ले आऊँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब ज़्यादा यदि आप लोग स्टूडेंट दिखे कि इंग्लिश मीडियम वाले भी, तो इंग्लिश में भी ले आऊँगा। तो चलिए हमारा तो देख सकते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को विभाजित किया जाता है। देखिए आप लोग BMI का फुल फॉर्म अब यहाँ से सीख गए कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BMI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि क्या फुल फॉर्म होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स। अब बोला जा रहा है बॉडी मास इंडेक्स हम लोग निकालते कैसे हैं, तो बॉडी मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि व्यक्ति का वजन, यहाँ ऊपर में लिखते हैं व्यक्ति का वजन kg में आएगा ना, व्यक्ति का वजन, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, वही पूछा जा रहा है कि डिवाइडेड बाय क्या करते हैं। ये व्यक्ति का वजन हो गया, मान लीजिए 60 kg कोई व्यक्ति का वजन है, तो डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति के वजन को विभाजित किससे किया जाता है वो हमसे पूछा जाता है। तो व्यक्ति का वजन जो है वो हम लोग उसके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। और जो ये हाइट है वो क्या होगा, हाइट जो है वो हम लोग को मीटर में लेना होगा। ठीक है, जैसे किसी का हाइट कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमको मीटर में चेंज करके लेना होगा। तो ठीक है, इसका स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं, हाइट के स्क्वायर से। कितना भी मान लीजिए उसका वेट मान लीजिए 60 kg और हाइट कुछ भी रहेगा, तो उसका जो है हाइट के स्क्वायर से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स हमारा निकल जाता है। तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, तो ऊंचाई मतलब h और उसका स्क्वायर, तो इसी से डिवाइड करते हैं हम लोग व्यक्ति का वजन को। ठीक है, तो हम लोग का बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा जा रहा है यदि BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 से कम है। ठीक है, यहाँ बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 से कम है, तो व्यक्ति क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि 18.5 से कम होने पर क्या उसको कहेंगे, बॉडी मास 18.5 से कम होने पर। तो पहला ऑप्शन देख सकते हो अधिक वजन, दूसरा ऑप्शन अधिक लंबी ऊंचाई, या फिर कुपोषित या छोटी ऊंचाई। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुपोषित। 18.5 से यदि कम है BMI तो उसको कुपोषित कहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देश का कितना हिस्सा अपने भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है। ठीक है, भूजल भंडार का कितना हिस्सा कि देश का जो कितना हिस्सा है वो भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, 1/4, 1/10, 1/3 या आधा। तो इसका आंसर जो होगा 28 का वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 1/3, मतलब कि 1/3। ठीक है, 1/3 भाग जो है देश का वो भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ये सब कुछ आप लोगों को जो याद रखने वाला है, ये इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ। चलिए 29 के चलते संसाधन जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे वे डैश है। क्या है संसाधन, मतलब समझ रहे ना, कुछ भी वैसा जैसे हम लोग का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर कोयला हो गया, जितने कुछ भी है वो सारा हम लोग खनिज पदार्थ हो गया, वो सारा क्या है, एक तरह का हम लोग का संसाधन है। तो बोला जा रहा संसाधन जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे। कोई ऐसा संसाधन जो कि आप लोग का जो है बहुत हम लोग यूज करते जा रहे हैं, जैसे कोयला भी तो हो गया ना, कोयला को ज़्यादा यूज कीजिएगा, पेट्रोलियम को ज़्यादा यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कई वर्षों बाद वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बोला जा रहा है समाप्त हो जाएंगे, ये डैश है, तो इसको क्या कहेंगे वो पूछा जा रहा है। अक्षय संसाधन, गैर टिकाऊ संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन या प्रतिस्पर्धी संसाधन। तो इसका आंसर होगा गैर नवीकरण संसाधन। ठीक है, गैर नवीकरण संसाधन ही कहा जाता है जो संसाधन जो है कई वर्षों के बाद जो है समाप्त हो जाएंगे, उसको गैर नवीकरण संसाधन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते, दोबारा उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कोयला ही बनने में या पेट्रोलियम बनने में काफ़ी टाइम लगता है ना। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जो कभी समाप्त होंगे ही नहीं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। क्या सूर्य का भी ऐसा होगा कि आप लोग का प्रकाश देना बंद कर दे, तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरण संसाधन, ये कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे आप लोग पवन ऊर्जा हो गया, वो भी नवीकरण संसाधन है, लेकिन जो खत्म हो जाएगा वो गैर
गैर नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि कभी ना कभी समाप्त हो सकते हैं और इसका बनने में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा जा रहा है भूमिहीन मजदूर के विकासात्मक लक्ष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भूमिहीन मजदूर है, ठीक है, तो इसके पास कोई किसी तरह का ज़मीन नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा विकास का लक्ष्य, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए, एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, कि किसी के लिए वो विकास हो सकता है और किसी के लिए वो विकास नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि किसान का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें बोला था मान लीजिए किसान का खेत है, ठीक है, इसके पास जो है खेत है, ज़मीन है, एंड उद्योगपति है, मतलब उद्योगपति दूसरा है, उद्योगपति चाहता है कि डैम बनाया जाए, और किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है कि डैम ना बनाया जाए, क्योंकि डैम बनाने से बहुत सारा खेत जो है जलमग्न हो सकता है। तो कि उद्योगपति के लिए विकास का लक्ष्य क्या हो रहा है कि डैम बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है संसाधन को उपयोग किया जा सकता है। और किसान के लिए वही क्या हुआ, विनाशकारी हो गया, क्योंकि उसका खेत जो है जलमग्न हो सकता है। तो जो उद्योगपति के लिए आप लोग समझ सकते हैं विकास का लक्ष्य है, वही किसान के लिए क्या हो गया, विकास का लक्ष्य नहीं हुआ, उसके लिए तो विनाशकारी हो गया। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि यहाँ विकासात्मक लक्ष्य के बारे में डिस्कस कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भूमिहीन मजदूर, जिसके पास भूमि है ही नहीं, उसके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा, तो वो पूछा जा रहा। तो देखिए ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार, ग्रामीण बैंकिंग से इसको क्या ही लेना देना होगा, जिसके पास भूमि है ही नहीं, भूमिहीन मजदूर है, इसके लिए लक्ष्य क्या होगा, काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि उसको काम अधिक मिले, काम ज़्यादा से ज़्यादा दिन मिले और बेहतर मजदूरी भी मिले। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं। परिवहन के लिए धातु सड़कें, इसके परिवहन वो कच्चा सड़क रहे पक्का सड़क रहे, ये तो भूमिहीन किसान ये कहीं भी चल सकता है। ठीक है, उसका ये विकास का लक्ष्य नहीं होगा। एक हाई स्कूल की स्थापना, क्या ही करेगा हाई स्कूल की स्थापना ये सोचकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षित शहरी बेरोजगार युवाओं की आकांक्षा क्या होगी। इसमें भी बोला जा रहा है कि जो शिक्षित शहरी बेरोजगार है तो उनके लिए विकास के लक्ष्य क्या होगी, इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो उनकी आकांक्षा क्या, मतलब कि इच्छा क्या होगी, वो हमसे पूछा जा रहा है। एक शिक्षित शहरी बेरोजगार युवा कृषि में बेहतर अवसरों की आकांक्षा करेगा। कृषि में क्यों करेगा, अब वो शिक्षित है तो वो कुछ ना कुछ आप लोग काम ही ढूंढेगा कि जिस फील्ड में वो शिक्षा ग्रहण किया है उसी फील्ड में उसको काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। उसके ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जीवन में हर कदम पर सरकार से समर्थन ये भी नहीं चाहेगा। एक शहरी शिक्षित बेरोजगार अच्छे रोजगार के अवसरों की आकांक्षा करेगा। जी बिल्कुल, अच्छे रोजगार के अवसरों की आकांक्षा करेगा जहां उसकी शिक्षा का उपयोग किया जा सका। यही तो मैंने बताया कि जिस फील्ड में वो पढ़ाई किया है उस फील्ड से रिलेटेड उसको जॉब मिल जाए, वही वो चाहेगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, औसत आय को परिभाषित करने के लिए नीचे सूचीबद्ध अर्थ चुनें। औसत आय, जिसका और एक नाम मैंने बताया था प्रति व्यक्ति आय, और ये कैसे निकालते वो सारा कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है औसत आय को परिभाषित करने के लिए नीचे सूचीबद्ध सही अर्थ चुनें। तो देश की औसत आय का मतलब देश की कुल आय है, बिल्कुल नहीं। किसी देश में औसत आय केवल नियोजित लोगों की आय है, बिल्कुल नहीं। औसत आय प्रति व्यक्ति आय के समान है, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है, आधुनिक विश्व में किस देश को एक विकसित देश माना जा सकता है, निम्नलिखित कथनों में अपने उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर विकसित देश के बारे में बोला जा रहा है कि कौन से देश को हम लोग विकसित देश मान सकते हैं आधुनिक जमाने में। ठीक है, आधुनिक विश्व में कौन से देश विकसित देश कहे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन से चुनना है। वे देश जिन्होंने भारी मात्रा में धन जमा किया है और हमेशा अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित रखते हैं, इन देशों को विकसित माना जा सकता है, बिल्कुल नहीं। जो देश मानव सूचकांक में सबसे ऊपर है और उन्हें विकसित देश माना जा सकता है, जी बिल्कुल यहाँ पर सही कहा जा रहा है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक में क्या आ जाता है, आप लोग का जो है प्रति व्यक्ति आय भी जोड़ा जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति भी जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ आप लोग का शिक्षा का स्तर भी देखा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में जो देश सबसे ऊपर है उन्हीं को जो है आधुनिक विश्व में उसको विकसित देश माना जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बाकी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा। देख सकते हैं केवल अमीर देशों को ही विकसित देश माना जाता है, क्योंकि लोगों के पास मनुष्य के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को खरीदने के लिए धन है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है कि जो पैसा है वो सभी वस्तु और सेवाओं को तो नहीं खरीद सकता है ना, जो हमें दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। अच्छे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है।
तो पहला ऑप्शन है संक्रामक रोगों से पूर्ण सुरक्षा। क्या इसको हम लोग पैसा से खरीद सकते हैं? क्या हम पैसा पे करके क्या हम ये आश्वासन हम दिला सकते हैं किसी को कि आप संक्रामक रोगों से पूर्ण सुरक्षित हैं? ये तो कभी नहीं हो पाएगा, मतलब पैसे से ये चीज़ हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। बाइक जो है वो तो पैसे से खरीद सकते हैं, यहाँ बोला जा रहा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, तो ये तो आंसर सही होगा। बाइक तो खरीद सकते हैं, मतलब ये तो आंसर गलत होगा। एक लग्जरी घर भी खरीद सकते हैं, मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। देश के हर हिस्से में प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये भी तो हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, मतलब यहाँ पर बोल रहा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो संक्रामक रोगों से पूर्ण सुरक्षा ये हम लोग पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और देश के हर हिस्से में प्रदूषण मुक्त वातावरण, क्या पैसा देकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कोने में, देश के इस कोने में जो है प्रदूषण मुक्त वातावरण हो जाए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, अदरवाइज पॉल्यूशन इतना रहता ही नहीं, हम लोग पैसा दे देते और जो है पॉल्यूशन पूरी तरह से मिट जाता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप लोग किस में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए? 1 और 4 ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 HDI, जो कि मैंने पिछले वीडियो पर भी बताया था एंड ऊपर में भी बताया था, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो HDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, HDI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्या होगा वो तो आप लोग पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंग्लिश में HDI का, और हिंदी में होता है मानव विकास सूचकांक। जो डैश पर केंद्रित है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक साथ रिक्त स्थान भरे, ठीक है। तो मैंने बताया था मानव विकास सूचकांक क्या चीज़ देखता है, आप लोग का जो प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, आप लोग का शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, सब कुछ इसमें देखा जाता है। तो जो डैश पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है वो हमसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक साथ रिक्त स्थान भरे, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के 3 स्तरों के लिए सफल नामांकन अनुपात, राष्ट्रीय आय या उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी बताया है ना कि जीवन प्रत्याशा, और आप लोग को पता है शिक्षा स्तर भी, ठीक है, शिक्षा स्तर भी, एंड राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय रहता तो भी हम लोग टिक लगा सकते थे, राष्ट्रीय आय है फिर भी टिक लगा सकते, या फिर औसत आय रहता तो भी टिक लगा सकते थे, मतलब उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग का 35 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या कहा जा रहा है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। आप लोग को पता होगा जो केरल है उसमें शिशु मृत्यु दर कम है। आप लोग 3 राज्य के बारे में पढ़े थे, ठीक है, तो तीनों राज्य के बारे में मैं पिछले वीडियो पर भी बताया था। तो क्या वजह हो सकती है कि केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है? शिशु मृत्यु दर कैसे हम लोग मापते वो मैंने पिछले वीडियो पर बताया था। मैं बार बार पिछले वीडियो की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर खोजे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्या वजह हो सकती है? इसका क्या वजह हो सकता है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग देखना ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि सभी लड़कियों को नवजात बच्चे की देखभाल के लिए प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि केरल में ज़्यादातर लड़कियां नर्स हैं, क्योंकि केरल में महिला साक्षरता दर बहुत अधिक है और माताओं और बच्चों दोनों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, केरल की अच्छी जलवायु स्थिति शिशुओं को जीवित रहने में मदद करती है। तो आप लोग जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि केरल में महिला साक्षरता दर बहुत अधिक है, ये तो बिल्कुल सत्य है, और यहाँ पर माताओं और बच्चों दोनों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, देख सकते हैं पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा। तो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने के कारण जो है शिशु मृत्यु दर कम है। अब देखिए स्वास्थ्य सुविधा जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, जहाँ अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ पर तो आप लोग ये तो है ना कि वहाँ मृत्यु दर कम ही होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधा ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, और साथ ही साथ उन लोग जो है साक्षर दर भी वहाँ पर अधिक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आज से 50 साल बाद ऊर्जा का सबसे आशाजनक स्रोत क्या होगा और क्यों? जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि गैर नवीकरणीय संसाधन ये और आप लोग का नवीकरणीय, तो उसमें आप लोग को बताया था कि जो गैर नवीकरणीय वो तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नवीकरणीय क्या होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ बोल रहा है आज से 50 साल बाद का बात किया जा रहा है, तो ऊर्जा का सबसे आशाजनक मतलब कि हम लोग उस टाइम क्या आशा कर सकते हैं कि उस टाइम ये स्रोत जो है ऊर्जा का बचा रहेगा। तो आशाजनक स्रोत क्या होगा और क्यों? तो ऐसा ही स्रोत जो बचा रहेगा जो क्या है नवीकरणीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में क्या लिखा, पेट्रोलियम ऊर्जा, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती है, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही जाएगा पेट्रोलियम ऊर्जा। सौर ऊर्जा, क्योंकि ये समाप्त नहीं है। कोयला आधारित ऊर्जा,
क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त है कोयला तो ये भी खत्म हो ही जाएगा। वन उत्पाद आधारित ऊर्जा, क्योंकि भारत में प्रचुर मात्रा में वन है, लेकिन आप लोग पता है कि वन जो है धीरे धीरे साफ होते जा रहा है, कटाई हो रही पेड़ पौधे की, तो वन समाप्त होते जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आने वाले 50 साल में और भी बहुत आशाजनक क्या, वो निराशाजनक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही जो होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला, ये हमेशा हम लोग को मिलता रहेगा। 50 साल आज मिल रहा, 50 साल बाद भी मिलेगा, तो ये हम लोग का जो है आशाजनक स्रोत हम लोग इसको बोल सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है हम लोग का 50 साल बाद भी हम लोग अभी हम लोग बता सकते हैं कि 50 साल बाद भी सौर ऊर्जा जो है इस संसार में रहेगा, इस धरती पर रहेगा, सौर ऊर्जा हम लोग का हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, ठीक है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत आयु अपेक्षित जीवन अवधि, मृत्यु के समय किसी व्यक्ति की औसत अपेक्षित जीवन अवधि, जन्म के समय बच्चे की औसत अपेक्षित लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जन्म जीवन प्रत्याशा मतलब ही होता है कि आप लोग जब कोई जन्म लेता है बच्चा, तो उसी टाइम हम लोग उसके औसत आयु का जो है कल्पना कर लेते हैं कि कितना औसत आयु जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 सही जो होगा, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत आयु अपेक्षित जीवन अवधि, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही जब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक व्यापक शब्द है जिसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी और निरक्षरता में कमी, ये होना चाहिए निरक्षरता में कमी, अपराध दर में कमी आदि शामिल है, ठीक है। यहाँ पर कमी होना चाहिए, निरक्षरता में कमी, आप लोग का अपराध दर में कमी आदि शामिल है। तो इसी को तो हम लोग विकास बोलते हैं ना, इसी को तो विकास बोला जाता है। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देखिए विकास कब होगा, जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा, ठीक है। लोग अपना अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, उनका जीवन स्तर अच्छा हो पाएगा, सुधार हो पाएगा। और गरीबी में कमी, लोग गरीब नहीं रहेंगे, उनके पास भी खाने पीने और आप लोग पहनने के लिए कपड़े, 2 वक्त की रोटी वगैरह सब कुछ रहेगा, तो वो गरीब नहीं रहेंगे, उनका भी जीवन जो है अच्छा खासा चलेगा। तो गरीबी में कमी, निरक्षरता में कमी मतलब कि अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे, लोगों को पढ़ने का हक मिलेगा। अपराध दर में कमी मतलब कि अपराध कम होगा। तो इसी को तो विकास बोल सकते हैं ना, तभी तो विकास होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विकास के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना पड़ेगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा उस पर कार्य करना होगा। गरीबी में कमी होना चाहिए कि गरीब को कैसे मतलब दूर किया जा सकता है गरीबी को। निरक्षरता में कमी होना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कैसे किया जाए, और अपराध दर की अपराध को कैसे कम किया जाए। तो ये सारा कुछ यदि हो जाएगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो विकसित हो रहा, मतलब कि वो विकास हो रहा है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। डैश इंगित करता है कि एक नवजात के कितने वर्षों तक जीवित रहने की आशा की जाती है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो जीवन प्रत्याशा है वही तो बताता है ना, कि जो आप लोग का जन्म के समय ही बता देता है कि औसत आयु कितना होगा। तो जीवन प्रत्याशा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, जो विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए, डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसी को तो बोलते हैं ना, देखिए सतत आर्थिक विकास इसी को तो बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग आज जो है संसाधनों का उपयोग तो कर ही रहे, लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि भविष्य में वो संसाधन खत्म ना हो सके, भविष्य के आने वाले पीढ़ी के लोग भी उस संसाधन को उपयोग कर सके, इसी को बोला जाता है सतत आर्थिक विकास। ये सिर्फ इस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत सिर्फ हेर फेर किया गया है, बाकी कहने का वही मतलब है। देखिए वही कह रहा है कि जो विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, मतलब पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और जो वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब इस लाइन का मतलब यही कि हम लोग वर्तमान में संसाधन को उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ये ख्याल में रखना चाहिए कि जो है भविष्य की पीढ़ी के लोग भी हम लोग का जो है संसाधन का उपयोग जो है कर सके, मतलब संसाधन बचा रह सके भविष्य के लिए, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। इसलिए बोला जा रहा है समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डैश के रूप में जाना जाता है, इसी को बोला जाता है सतत आर्थिक विकास। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या कहा जा रहा है, डैश का अर्थ है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि, जो गरीबी, बेरोजगारी और आय के वितरण में असमानताओं को कम करके आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देती है। बताइए ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उसी टाइप में क्वेश्चन है जो कि मैंने विकास वाला बताया था, ये वाला क्वेश्चन जो बताया था कि आप लोग को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और गरीबी में कमी, निरक्षरता में कमी, अपराध दर में कमी, वो वैसा ही क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही उसको हम लोग क्या बोले थे, विकास बोले थे।
तो ठीक उसी प्रकार ये भी है, देखिए ना, डैश का अर्थ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये भी बताए थे। और जो आप लोग गरीबी है उसमें कमी होना चाहिए, बेरोजगारी में कमी होना चाहिए, और आय के वितरण में असमानता, मतलब कि असमानता नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो पर आप लोग बताया था कि आय में यदि असमानता होगा तो भी आप लोग का हो सकता है प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज कर जाएगा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन असमानता होने के कारण कम ही लोगों के पास जो है ज़्यादा इनकम हो रहा है और बहुत अधिक लोगों के पास जो है कम इनकम हो रहा है, तो वो हो गया आय में समानता। जैसे मान लीजिए 10 लोग या 10 लोग में 2 लोग जो है 1 लाख प्लस इनकम कर रहे हैं, 1 लाख प्लस इनकम कर रहे हैं पर मंथ, और 8 लोग हैं जो कि आप लोग का 10,000 से भी कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आय में असमानता हो गया। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है आय के वितरण में असमानता को कम करना, ताकि जो है वो विकास कर सके, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देती है। तो ये क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन बी से जब होगा विकास, विकास का ही ये अर्थ है, विकास का मतलब ही ये होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में दिखाया विकास वाला, तो किसी भी तरीके से आप लोग को जो पूछ सकता है विकास का क्या अर्थ है, तो विकास इसका जो है फाइनल आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या कहा जा रहा है, आय के अलावा हमारे जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या है आय के अलावा 2 महत्वपूर्ण पहलू? कार और घर, बाइक और विलासिता, और ख़राब मौसम और बाइक, या फिर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और सम्मान। क्या होना चाहिए? प्रदूषण मुक्त और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और सम्मान। आय के अलावा क्या होना चाहिए? एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण होना चाहिए और एक सम्मान होना चाहिए, तब हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का जो है विकास हो रहा है। ठीक है, हम लोग अपना विकास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो आय होना चाहिए प्रति व्यक्ति, जैसे आप लोग का आय नहीं होगा तो फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा, और साथ ही साथ आप लोग क्या चाहिए? प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, और साथ ही साथ समाज में जो है सम्मान। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। आउटलेट डैश आउटलेट या उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो पर भी बताया था, जो आप लोग का क्या है, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है वही तो ये करता है ना, कि जो आप लोग गेहूँ, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, ये क्या करता है, कम दामों पर उपलब्ध करवाता है गरीबों को, जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। देश में दक्षता और उत्पादकता का स्तर कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विकासशील, विकसित, रिच या HDI। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विकासशील देश में। कौन से देश में दक्षता और उत्पादकता का स्तर कम है? विकासशील देश में। विकसित देश में तो ये सब कुछ ज़्यादा होता है, दक्षता और उत्पादकता का स्तर जो है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से वो विकसित हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही जो होगा, विकासशील देश में दक्षता और उत्पादकता का स्तर कम है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केरल में शिशु मृत्यु दर डैश है। ये तो अभी बताया कुछ देर पहले, जो केरल में है शिशु मृत्यु दर कम है, और उसका क्या रीजन था वो भी मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। सभ्य जीवन स्तर मानव डैश सूचकांक का एक चर है, विकास, राष्ट्रीय, टिकाऊ या पुराना। क्या होगा बताइए? तो 47 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा कि सभ्य जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक का एक चर है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि शुरुआत में भी बताया था आप लोग का बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ दिया, बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र क्या है। तो इसमें मैंने बताया था कि आप लोग का जो है उसका वजन लेना है एंड ऊंचाई से डिवाइड करना, ऊंचाई के स्क्वायर से। तो यहाँ पर तो ऊंचाई के स्क्वायर यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, तो 48 का जो है ऑप्शन सी सही जब होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा लिखा मीटर वर्ग में। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट, और जो ऊंचाई वर्ग में ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, ऊंचाई वर्ग में होना चाहिए, मतलब कि ऊंचाई का स्क्वायर लिखना चाहिए। ठीक है, आप लोग को ऊपर में लिखना चाहिए उसका वजन कितना है, एंड नीचे लिखना है उसका हाइट कितना, उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, हाइट का स्क्वायर, लेकिन जो हाइट है वो हमको मीटर में रखना है, वो वजन क्या होगा केजी में, एंड हाइट वो मीटर में। बस इतना ही ध्यान रखना था। यही होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI बोलते हैं। BMI का ही फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। चलिए 49 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरल या तमिलनाडु। तो आप लोग देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बिहार में हो वो साक्षरता दर कम है। ठीक है, सबसे कम है इन चारों राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, फिर हम लोग हिस्ट्री या फिर
इकोनॉमिक्स का ही सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास लक्ष्य होने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। तो उच्चतम समर्थन मूल्य, उच्च साक्षरता दर, बढ़ी हुई मजदूरी या बच्चों को विदेश में बसाना। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही है। जो भूमिहीन ग्रामीण है उनके लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया था ना कि उनको बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए और साथ ही साथ काम का अधिक दिन मिलना चाहिए। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि बढ़ी हुई मजदूरी मतलब कि मजदूरी उसको अच्छा खासा मिलना चाहिए, और इसमें यह भी ऐड होना चाहिए कि उसको काम के अधिक दिन मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आप लोग तैयारी किस तरह से चल रहा है वो भी बता सकते हैं। एंड आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आप लोग को जाकर पता चलेगा कि उसमें जो है सारा सब्जेक्ट का मैं करवा रहा हूँ, और सारा वीडियो आप लोग देखिए ताकि आप लोग का देखते रहेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी तरह का बैकलॉग नहीं होगा, और आसानी से आप लोग जो है जेएनवी को क्रैक कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।